नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू की गई महिला रोजगार योजना की दूसरी किश्त आज जारी कर दी है, ताकि महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सरकारी मदद मिलने से महिलाओं के चेहरे पे भी काफी ज्यादा खुशी है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की सौगात दी, जिसके तहत आज दूसरी किश्त के रूप में 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, ताकि बिहार की आधी आबादी स्वावलंबी बने। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आप सबको जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकाय की महिलाओं को, तो उसमें हम लोगों ने कर दिया 50% आरक्षण से सुरक्षा भी की गई, यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया। उसमें हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता साफ दिखती है। इस बार भी जब महिलाओं के खाते में पैसे आए तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। यही वजह है कि बिहार की महिलाओं के मन में नीतीश कुमार के प्रति एक अलग सम्मान दिखता है। बहुत खुश है हम नीतीश भैया से, हम बहुत खुश है। पैसा मिलेगा तो क्या कीजिएगा? बिजनेस करेंगे। 25 लाख महिलाओं के खाते में दूसरी किश्त जारी करने पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। एनडीए की सरकार ने अपना वादा पूरा किया। तो एनडीए की सरकार जो कहती है, जो निर्णय करती है, उसे पूरा कर दिखाती है। कांग्रेस या राजद सरकारों की तरह कुछ करने का जुमला नहीं फेंकती। ऐसे जुमलेबाज परिवारवादी दलों और उनके नेताओं को प्रदेश की महिलाएं विधानसभा चुनाव में अच्छा सबक सिखाएंगी। वहीं जेडीयू ने नीतीश कुमार को दूरदर्शी नेता बताते हुए इस योजना को नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। महिला स्वरोजगार योजना के तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दूसरी किस्त के रूप में भेजा है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस योजना से राज्य के महिलाओं के विकास के लिए उनके स्वरोजगार की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। हालांकि कांग्रेस ने इस योजना पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस पैसे को लोन के रूप में दे रही है, जिससे बाद में सरकार वसूलेगी। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने एक और कर्जा महिलाओं के सिर पर लाद दिया। ये माइक्रो फाइनेंस का धंधा करने बैठे हैं। एक और कर्जा, अब इसकी भी वसूली होगी और उनके गहने ये लोग बिकवाएंगे। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना सशक्तिकरण की दिशा में काफी अहम कदम माना जा रहा है। योजना का मकसद बिहार की आधी आबादी को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर सकें। इस योजना की शुरुआत 20 सितंबर को हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जीविका दीदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। पटना से न्यूज 18 के लिए विनीता मिश्रा और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान ने फिर से सियासी कलेश मचा दिया है। विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से जवाब सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं और एक बार फिर विदेश में राहुल गांधी के बयान से देश की सियासत में घमासान मच गया है, क्योंकि एक बार फिर राहुल ने विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त कोलंबिया में हैं, जहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से ये भी पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 साल में विश्व का नेतृत्व करने को तैयार हैं? इसके जवाब में राहुल ने कहा कि चीन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually
is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए तो देश में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने एक सुर में राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तो राहुल गांधी को कलंक बता दिया। देखिए, ही इज अ डिसग्रेस। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है। तो फिर से एक बार राहुल गांधी वही कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। LOP मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुका है। एक बार फिर से राहुल गांधी मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते भारत देश की संस्थाओं के विरोध में उतर आए, और वो भी विदेशी धरती पर। ये वही व्यक्ति जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर बोला कि इंडिया की डेमोक्रेसी खत्म, US UK मस्ट इंटरवीन। इसका मतलब कि भारत की संप्रभुता पर भी सवाल खड़े किए। विदेशी धरती पर जाकर एक बार सनातन संस्कृति पर भी सवाल खड़े किए। तो सेना का अपमान, सनातन का अपमान, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही बन चुकी है राहुल की पहचान, और वो भी विदेशी धरती से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के विरोध में राहुल गांधी ने विदेश धरती से देश पर सवाल उठाए हों। इस बार जगह बदली, लेकिन राहुल गांधी नहीं। इस बार राहुल गांधी ने कोलंबिया से वोट चोरी, बिहार में SIR, लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कराची वाला अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने विजयादशमी के मौके पर गुजरात के भुज में जवानों के बीच पहुंचे राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की और पाकिस्तान को नसीहत दे डाली कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई हिमाकत हुई तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये हुंकार भरी गुजरात की धरती से, हुंकार भी ऐसी जिसकी गूंज पाकिस्तान के कानों में जोर जोर से गूंज रही होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। भुज एयरबेस पर शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में कोई हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इतना ही नहीं, 1965 की जंग में लाहौर तक भारतीय सेना के पहुंचने की याद दिलाते हुए राजनाथ सिंह ने इशारों में पाकिस्तान को कराची संभालने की सलाह भी दे डाली। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया।
आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। राजनाथ सिंह ने विजयदशमी पर शस्त्र पूजा के महत्व को भी दुनिया के सामने रखा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब हम शस्त्र पूजा करते हैं तो उसके साथ ये संकल्प लेते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिर्फ शस्त्र दिखाते नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी करना जानते हैं, और ये पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। हमारे पूर्वजों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया, केवल शास्त्र, ज्ञान, विद्या और संस्कृत को ही संजोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शस्त्रों की शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों की वही शिक्षा आज भी हम सभी के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है, और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक तक भारत के रक्षा तंत्र को भेदने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सक्षम और तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बिहार की खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, चुनाव बेहद ही नजदीक है और कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। कल बीजेपी चुनाव प्रभारी पटना आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान कल पटना आएंगे और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ वो बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने वाली है। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए धर्मेंद्र प्रधान कल पटना पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और कल बीजेपी चुनाव प्रभारी पटना पहुंचेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचेंगे, उन्हें प्रभारी का कमान दिया गया है बीजेपी की तरफ से और कल वो पटना आएंगे, जहां बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बीजेपी की बैठक में वो शामिल होंगे। तमाम रणनीति पर चर्चा की जाएगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि कैसे आने वाले वक्त में मतदाताओं तक पहुंचना है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की बैठक होने वाली है जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान कल बैठक में शामिल होंगे। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या खास होगा इस बैठक में? देखिए, कल जो बैठक है वो चुनाव समिति जो बनी है नया, जो टीम बनाई गई है, उस टीम की कल बैठक होगी और कल काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि एक तरीके से पहली बैठक है टीम के गठन के बाद। और इसमें धर्मेंद्र प्रधान आएंगे, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल सहित जो भी बड़े चेहरे हैं बिहार के, वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त भी बीजेपी कार्यालय में एक बैठक चल रही है, चुनाव की तैयारी से जुड़ी बैठक। इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल के साथ जो अन्य पार्टी के नेता हैं वो बैठक में शामिल हैं और उत्तर बिहार पर इस वक्त चर्चा चल रही है। तो अभी लगातार बैठकों का दौर चलना है और कल जो चुनाव समिति की बैठक होगी वो पहली बैठक है और उसमें कई चीजों पर मुहर लगेगी, क्योंकि बिहार को कई क्षेत्रों में बीजेपी ने बांटा है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। इन चीजों पर चर्चा होगी और खास तौर पर कैसे सामंजस्य बिठा करके सहयोगी से लेकर के अपने दल के नेताओं को एक साथ लाना, इन तमाम चीजों पर कल की बैठक में चर्चा होनी है। जी शैलेंद्र, क्योंकि बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक है और धर्मेंद्र प्रधान को इस बार कमान दिया गया है, बीजेपी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, अब वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक, क्या लगता है इस बैठक का क्या और अच्छा निर्णय आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे रणनीति बनानी है, उम्मीदवार के चयन से लेकर के जो जमीन पर जो सामंजस्य बिठाना है, इन तमाम चीजों को देखना है। क्योंकि जब एक साथ 5 दल चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कई तरीके की बातें होती है, टकराहट से लेकर के नाराजगी तक की बात सामने आती है, उसे कैसे दूर की जाए, उसके अलावा संसाधन को कैसे पहुंचाया जाए, किन किन जिलों में जो स्थिति कैसी है, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली स्थित देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में बवाल हो गया। जेएनयू में गुरुवार को विजयादशमी के मौके पर निकाली गई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा और रावण दहन के दौरान दो छात्र गुटों के बीच झड़प हो गई और देखते ही देखते बवाल मच गया। आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के सदस्यों ने लेफ्ट छात्र संगठनों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जेएनयू में रावण पर रण, उमर खालिद पर दे दनादन। रावण दहन पर भिड़ गए एबीवीपी और लेफ्ट गुट के छात्र। जेएनयू में विजयदशमी पर बवाल, सियासत बेशुमार। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू से आई हैं, जहां विजयदशमी के दिन रावण दहन और दुर्गा पूजा शोभा यात्रा को लेकर जमकर बवाल हो गया। एक बार फिर से जेएनयू कैंपस में एबीवीपी और लेफ्ट समर्थक छात्र एक दूसरे के सामने आ गए। छात्रों के गुटों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें खूब जूते चप्पल चले और दोनों तरफ से पथराव जैसी घटनाओं के आरोप लगाए गए। सुबह 8-9 बजे के आसपास अलग अलग ग्रुप्स में एक पोस्टर सर्कुलेट होना शुरू हुआ, जो कि जिसमें किसी का नाम नहीं था। पहले बराक हॉस्टल के बाहर उन्होंने कॉल दिया कि हम रावण दहन के नाम पे इस कैंपस के स्टूडेंट रहे उमर खालिद सरजील उमाम का पुतला दहन करेंगे, और उसके प्रतिरोध में जेएनयू की तरफ से हमने इसको रजिस्टर करते हुए कॉल दिया। हमने बोला कि उमर खालिद सरजील उमाम इस देश की नागरिकता को बचाने के आंदोलन में शामिल थे, सीएनआरसी के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके शाहीन बाग के आंदोलन को खड़ा किया। वो आंदोलन पूरे देश भर में गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल जेएनयू में ये पूरा बवाल रावण के इस पुतले को लेकर हुआ। रावण के इस पुतले पर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीर लगाने को लेकर लेफ्ट के छात्र गुस्से में आ गए। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हमला किया। इस दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी भी की गई। आज विसर्जन का दिन था। विसर्जन के दिन शोभा यात्रा निकलती है मां की, पूरे कैंपस में होते हुए शोभा यात्रा विसर्जन के लिए जाती है। आज भी यही पवित्र कार्यक्रम फिर से आयोजित हो रहा था। जैसे ही शोभा यात्रा अपना पूरा जेएनयू कैंपस में घूमकर साबरमती पर पहुंचती है, साबरमती टी पॉइंट पर लेफ्ट की पार्टीज या जो लेफ्ट तथाकथित जो संगठन है ये लोग हैं, इन लोगों ने मां दुर्गा की शोभा यात्रा में जो छात्र सब लोग शामिल थे जा रहे थे, इन लोगों ने वहां पर एक उनको जूते चप्पल दिखाए, उनके ऊपर जूते चप्पल और अन्य चीजें उनके शोभा यात्रा के ऊपर फेंकी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।